तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए, जहां आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के संकेत और गैप से नीचे खुलने की तैयारी बाजारों की। लेकिन गैप से खुलते ही खरीदें या फिर तेजी की पोजीशन कम करें। नई पोजीशन बढ़ाने के लिए क्या होंगे लेवल सही, इस पर रहेगा खास फोकस। और कहां होगी एक्सपायरी, ये भी जानने की करेंगे कोशिश। तो आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से कि इस बाजार में क्या स्ट्रैटेजी बनाए। क्या एक बार फिर से डिप पर खरीदारी का मौका है या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है। तो अनिल जी, शुरुआत करते हैं एक्शन की। सबसे पहले तो बताएं आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं सर। अमेरिका से ट्रिगर्स लगातार दूसरे दिन कमजोरी के आए। 150 पॉइंट चढ़ने के बाद डाउ और फिसल कर बंद हुआ है। तो ऊपरी स्तरों से लगभग 500 अंकों की रही कमजोरी और 350 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुआ है। वहीं नैस्डैक भी 100 अंक नीचे बंद होता हुआ दिखा है। वजह कोरोना के बढ़ते मामले अब चिंता ला रहे हैं अमेरिकी बाजारों में, क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा नए केस कल आते हुए दिखे और न्यूयॉर्क में स्कूल्स बंद किए गए। तो अब कहीं कहीं थोड़ी सी चिंताएं हावी होती दिख रही है। अब तक जो बाजार कोरोना को नजरअंदाज कर रहे थे, वो अब थोड़ी सी दिक्कत की बात होती हुई दिख रही है। दिल्ली में भी कल कोरोना के 7,500 नए मामले आते हुए दिखे हैं सामने। तो अब भारत में भी स्पेशली दिल्ली में थोड़े से अब चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज का एक्शन भरपूर है। लगातार 3 दिनों तक नए रिकॉर्ड बनाने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी आज थोड़ी कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी है, पोजीशंस जबरदस्त है दोनों ही तरफ, लॉन्ग और शॉर्ट भी। तो देखते हैं आज किस तरह से कैसे एक्शन आपको देखने को मिलेगा। जी दीप, ये सारे हैं ट्रिगर्स आज के लिए। बिल्कुल अनिल जी, तो फिर कोरोना से ही शुरुआत करते हैं सर, क्योंकि एक अहम इवेंट हुआ था 2 दिन पहले। कोरोना की 1 साल की, अब एनिवर्सरी तो नहीं कह सकते सर, पर 1 साल कोरोना का हो गया, क्योंकि 17 नवंबर को ही पहला कोरोना केस पाया गया था पिछले साल। ऑफ कोर्स 31 दिसंबर को चाइना ने ऑफिशियली डिस्क्लोज किया था, पर इतना ज्यादा रिएक्शन ऑलरेडी इन खबरों पर आ गया है। फाइजर ने एडिशनल डेटा दिया है, वो तो कह रहे हैं कि वैक्सीन और भी प्रभावी और साल के अंत तक आ जाएगी। तो किस कोरोना की खबर पर रिएक्ट ज्यादा करें सर, या फिर दोनों के रिएक्शन अब हो चुके हैं, वैक्सीन पर या फिर बढ़ते मामलों पर? तब शायद पहला मामला जब 1 साल ठीक पहले आया था, तब दीप शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना भयानक हो सकता है। और आज हमें ये पता है इतना भयानक है, लेकिन शायद डर थोड़ा सा कम है। वजह ये कि हम देख चुके कि कोरोना कैसा है, किस तरह से वार करता है, किस तरह से इसका इलाज ढूंढने की कोशिश होती दिख रही है। और जैसा कि आप हम सब लोग ज्यादातर जिंदगी में ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि चलिए कुछ आगे अच्छा होता हुआ दिखेगा। और अब जब वैक्सीन की खबरें सामने आती हुई दिख रही है, तो दोनों तरफ की फीलिंग है, मिक्स फीलिंग है। एक फीलिंग डर की अब भी बरकरार है, क्योंकि जो अब दूसरी लहर कोरोना की आती दिख रही है, वो पहली लहर से ज्यादा दमदार दिख रही है। देखिए, मामले जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 1.5 लाख केसेस अगर अमेरिका में रोज आ रहे हैं, ये तो तब भी नहीं आते थे जब कोरोना अपने पीक पर था। तो एक तरफ वो डर अभी भी बरकरार है कि मामले नए आते दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डर के साथ एक कॉन्फिडेंस है कि हम इससे निपट लेंगे। और उसकी वजह चाहे कोई वो फाइजर हो, मॉडर्ना हो, या फिर और ढेर सारी कंपनियां जो वैक्सीन बनाने की और तेजी से बढ़ रही है। और कल जो आंकड़े आए फाइजर की तरफ से, उन्होंने कहा है हम 95% सक्सेसफुल हैं इस वैक्सीन का परीक्षण करने में, और जल्दी ही वो यूएस एफडीए को अप्लाई करने जा रहे हैं कि इमरजेंसी यूज के लिए, इमरजेंसी के लिए इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। तो दोनों ही तरफ की मिक्स सी फीलिंग है। एक और ये कि 1 साल बाद भी हम वहीं के वहीं हैं। इनफैक्ट पीक टाइम से बुरी सिचुएशन में अमेरिका है कोरोना को लेकर। वहीं दूसरी तरफ उम्मीद भी सामने है। बाजारों का जहां तक सवाल है दीप, बाजारों के लिए एक चीज साफ है कि बाजार तब रिएक्शन देता है जब उनका मन करे, तब रिएक्शन देता है जब उन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड लगे। हो सकता है 1.5 लाख आंकड़े या फिर से लॉकडाउन के खतरे, हालांकि संकेत काफी दिनों से आ रहे थे, लेकिन अब होते हुए जो दिख रहे हैं कि न्यूयॉर्क में स्कूल्स बंद हुए हैं, और भी कई पब्लिक प्लेसेस पे रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत में भी दिल्ली और नोएडा की बॉर्डर पर काफी रैंडम टेस्टिंग हो रही है, वहां पर भी आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चिंताएं अब फिर से रेस्ट्रिक्शंस की तरफ जो आती हुई दिख रही है। तो एक हमने बढ़िया तेजी जो देखी है ग्लोबल मार्केट्स में भी और हमारे यहाँ भी, कि दमदार इकोनॉमिक रिकवरी, और रिकवरी भी ऐसी कि कोरोना से पहले से बेहतर आंकड़े आते हुए दिखे। वो दमदार रिकवरी पर कई क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मजबूत तेजी होने के बाद बाजारों में जो कल का रिएक्शन है, परसों का रिएक्शन है अमेरिका में, उसे एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखना चाहिए। बढ़िया तेजी होने के बाद
थोड़े ओवरबॉट होने के बाद बाजार करेक्शन दिखाते हैं। अब वो करेक्शन किसी भी रीजन से आ सकता है, कोरोना नहीं होता तो शायद कुछ और होता, या आपको कारण कुछ न कुछ चाहिए जिसकी वजह से आप हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखें। और वो एक जो बाजार की प्रोसेस है जिसमें कमजोर ट्रेडर्स जो या तो हाईएस्ट लेवल पर एंट्री करें या फिर जरूरत से ज्यादा खरीद लें, उनके लिए साफ सफाई वाला मामला होता है। तो मुझे लगता है कि जो कोरोना के मामले, इसमें कोई डाउट नहीं, वो चिंता की बात है, लेकिन इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो बिल्कुल नया है, बाजार को पता नहीं था कि इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सामने ये भी पता है वैक्सीन आ रही है, तो मैं इसे प्योरली कोरोना की वजह से किसी न किसी तरह के करेक्शन के तौर पर देखता हूं। तो फिलहाल कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, आपको खाली सतर्क और सावधान रहना है, सही लेवल्स पर नजर रखनी है। जी दीप। बिल्कुल, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। वैसे कुछ ज्यादा चिंता के संकेत तो बाजार नहीं दिखा रहे हैं। तो सर, अभी तक तो ट्रेंड बाय ऑन डिप का ही रहा है। आज अगर एसजीएक्स भी 100 अंक नीचे ही दिख रहा है, तो आज अगर डिप आता है तो क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या एक बार फिर से बाय ऑन डिप देखेंगे या फिर एक्सपायरी की वजह से भी थोड़ा एक्शन डल रहेगा? मौका दोनों तरफ मिलेगा दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए डिप मिलेगी तो काफी लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट है इस बाजार में और वो तुरंत खरीदने को भी तैयार हैं। दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि लॉन्ग्स नहीं है, पिछले कुछ दिनों में लॉन्ग्स बने हैं, लेकिन आज लॉन्ग और शॉर्ट्स के बीच में एक जो सबसे बड़ा की ट्रिगर होगा वो शॉर्ट कवरिंग का होगा। देखिए कल क्लोजिंग के वक्त कोई ये सोच नहीं सकता था कि आपको एसजीएक्स निफ्टी सुबह 100 पॉइंट नीचे देखने को मिलेगा, 125 पॉइंट नीचे देखने को मिलेगा, करेक्ट। कोई ये नहीं सोच सकता था कि 350 पॉइंट या ऊपरी स्तरों से डाउ आपका 500 पॉइंट फिसल कर बंद होगा। तो ये शॉर्ट सेलर्स के लिए तो एक तरह से आप ये समझिए ना कि उन्होंने दुआ की और उनकी दुआ कबूल हो गई। वैसा कि मतलब हम सोचते थे कि 101 पॉइंट नीचे मिल जाए कवर करने को, 125 पॉइंट मिल जाए नीचे तो क्या कहना। तो ये उनके लिए तो ड्रीम सिचुएशन है कि उन्हें अगर इतना बड़ा गैप मिलता है तो उनके लिए तो ये बढ़िया बात हो सकती है। दूसरी बात यह कि फिर आप 12,800 जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट्स में, वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर नेचुरली आपको शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी का सहारा आता दिखेगा। तो मेरा यह मानना है कि नीचे खुलने के बाद आपको रिकवरी आती दिखेगी। बस बात एक ही है कि आपको वोलेटाइल ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, एक तरफा ट्रेड नहीं होंगे। ये एक तरफा ट्रेड नहीं होंगे, इसकी शुरुआत कल ही हो चुकी थी। कल आपको याद होगा, इसीलिए लगातार सुबह से हम कह रहे थे कि सिंगल्स लेते रहिए, बीच बीच में 1-2 रन लेते रहिए और जहां मौका मिले, कहीं बड़ा ब्रेकआउट जैसा संकेत आए तो चौका मार दीजिए। और वही कल दिन भर होता हुआ दिखा है। वैसे ही मौके आज भी आपको मिलेंगे, दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके होंगे। आपको ऊपर आने पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी तेजी की पोजीशन हल्की भी होती दिखेगी। और कल तो सिर्फ ऐसा एक ट्रेडिंग सेशन था, आज तो आग में घी डालने का काम वीकली एक्सपायरी भी करेगी। और वीकली एक्सपायरी के दिन डेटा भरपूर है दीप। इस बार आमतौर पर वीकली एक्सपायरी पे इतने डेटा होते नहीं, लेकिन इस बार क्योंकि बाजार लाइफ टाइम हाई पर है, रोज लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट भरपूर है और उस लिहाज से डेटा भी बहुत है। तो मेरा ये समझना, जितना ज्यादा गैप से खुले नीचे उतना बेहतर। तुरंत प्रभाव से पहला काम, अगर बहुत गैप डाउन ओपनिंग हो तो जो शॉर्ट सेलर्स हैं उन्हें शॉर्ट काट के एंजॉय करना चाहिए कि चलिए हमारा नसीब था कि हमें 125 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट नीचे मिला, काटना चाहिए। और वो रेंज जो परफेक्ट है शॉर्ट कवरिंग की, 12,750 से 12,825, ये एकदम परफेक्ट रेंज है। जहां मौका मिले तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपको शॉर्ट कवरिंग कर लेनी है। फिर शॉर्ट कवरिंग करने के बाद आप न्यूट्रल हो गए, थोड़ा सा देखिए, इंतजार कीजिए बाजार किस लेवल पर कहां सेटल होता है और वहां से खरीदारी कीजिए। और फिर ऊपर के लेवल पर वापस आपको प्रॉफिट बुकिंग के मौके भी बनते दिखेंगे, वहां बेचिए। लेते रहिए, बेचते रहिए, दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे। और ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट भी करेंगे तो नीचे वापस आपको खरीदारी का मौका भी मिलेगा। तो आपको ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ बाजार देने को तैयार है और उसके ऊपर एक्सपायरी है। तो अलर्ट रहिए, एक्शन में रहिए, लेवल्स पर नजर रखिए, टीवी ट्रेडिंग स्क्रीन पर जमे रहिए और क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिए। ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने में नुकसान हो सकता है, आप पोजीशन संभाल पाए उतना काम करिए या उससे भी कम करिए, एक्सपायरी भी है साथ में। तो ये अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तो आज भी आपके लिए कमाने वाला दिन है। जी दीप। बिल्कुल, तो थोड़ा लेवल संभाल के चलिए, दोनों तरफ के मौके आपको बाजार में मिलते दिखेंगे, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, बट इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए। चलिए सर, आज के एक्शन की मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटा सा सवाल और बनता है, और वो है वेदांता पर। बाकी सारी खबरें तो हमें मालूम है सर, डीलिस्टिंग भी फेल हुई। आज कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आई हैं कि शायद कंपनी ओपन ऑफर भी ला सकती है। कितनी संभावना है इसकी सर, और किस तरह से इस खबर को अप्रोच करना चाहिए?
देखिए फिलहाल तो ये मीडिया रिपोर्ट्स है कि कंपनी के प्रमोटर्स ओपन ऑफर लाकर या कंपनी ओपन ऑफर लाकर बायबैक करने की सोच सकती है थोड़ा बहुत, और इक्विटी स्टेक कम कर सकती है ताकि इनडायरेक्टली प्रमोटर्स की स्टेक बढ़ जाए। ये संभावना है दीप, इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही होगा, ये पता नहीं, ये कंपनी के टॉप मैनेजमेंट प्रमोटर्स ही बता सकते हैं कि क्या वाकई में ऐसा इरादा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कहीं कहीं आग होती है तो ही धुआं उठता है, तो ऐसा इसलिए संभव है। देखिए प्रमोटर्स को ये समझ में आ गया कि अब 90% का आंकड़ा उनके लिए बहुत दूर है, और अगर उनको डीलिस्टिंग करनी है तो सीधे सीधे 90% के लिए जंप लगाना मुश्किल काम है। तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि क्यों न एक बीच में कहीं ब्रेक लिया जाए 90% पहुंचने के पहले। उस ब्रेक को लेने के लिए बेहतर तरीका क्या है, जो रिसोर्सेज, जो कैश आपके पास अवेलेबल है कंपनी की बुक्स में, क्यों ना उससे बायबैक किया जाए। और अगर एक बायबैक आप कर लेते हैं तो बायबैक में फायदा आपको ये होगा कि आपकी इनडायरेक्टली प्रमोटर्स की स्टेक बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रमोटर्स बायबैक में मैं समझता हूं कि टेंडर नहीं करेंगे, तो इनडायरेक्टली उनकी स्टेक बढ़ेगी और उनके लिए फायदा हो जाएगा। बायबैक करना इसलिए भी जरूरी है, जाहिर सी बात है कि जब डीलिस्टिंग ऑफर लाया गया तो कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने डीलिस्टिंग ऑफर में पार्टिसिपेट किया, शेयर भी दिए। अनफॉर्चुनेटली डीलिस्टिंग ऑफर गिर गया, तो अब उनके लिए भी एक एग्जिट तो चाहिए। 140, 150, 160 जो भी प्राइस कंपनी को ठीक लगती है, जहां पर डीलिस्टिंग हो सकती थी तो उनकी शेयर होल्डिंग वहां पर बिक सकती थी। तो जिन फंड मैनेजर्स ने कंपनी पर कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दिखाया, उन्हें भी एक एग्जिट चाहिए। अगर वो लेकर बैठे तो वो एग्जिट शायद बायबैक के रूप में उन्हें मिल सके। तो ये एक और संभावना है कि उस लिहाज से भी कंपनी बायबैक लाने का सोच सकती है। तो ये संभावना है, आप इनकार नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा ही होगा, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत एक्शन फिर आज इन खबरों के दम पर स्टॉक में दिखेगा भी। हमने ट्रेडिंग पिक के तौर पर भी दिवाली पर दिया था। दीप देखिए आपने 137-38 पर शायद हम अकेले थे जो बेचने की राय दे रहे थे डीलिस्टिंग ऑफर के पहले, और 95 रुपए पर हमने तब भी कहा था कि 90 से 95 रुपए पर बॉटम बनाएगा। वहीं बॉटम बनाए, वहां से खरीदारी की भी राय दी थी 110 से 120 की रेंज तक के टारगेट के लिए। तो 110 के टारगेट तो लगभग आ ही चुके हैं, लगभग क्या आ ही चुके हैं 112-15 के आसपास। तो आप अपना 115 रुपए के आसपास आए, आप अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस इंतजार कीजिए। लेकिन ओवरऑल ये चीज क्लियर है कि स्टॉक की डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। एक बार भले ही थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ये तो ऊपर नीचे तो चलेगा मार्केट के हिसाब से। ग्लोबल मार्केट जब कमजोर हो तो थोड़े मेटल स्टॉक्स कमजोर हो ही सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इस पॉसिबिलिटी से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्रमोटर्स अपनी स्टेक बढ़ाने के लिए या डीलिस्टिंग की तरफ जाने के लिए कुछ न कुछ और ऐसे प्रयास कर सकते हैं। ये संभव है। बिल्कुल। तो एक और खबर आती हुई वेदांता पर, नजर रखिए स्टॉक पर। ओपन ऑफर की खबरें आई, देखते हैं इस पर क्या डेवलपमेंट आते हैं। चलिए सर, ये डेवलपमेंट तो नजर में रहेगा, पर आज के एक्शन को थोड़ा समझाइए। आज के संकेत फिर क्या बता रहे हैं, जिस तरह से ग्लोबल क्यूज भी आए हैं? ग्लोबल संकेत थोड़े नेगेटिव साइड पर हैं दीप, और बाकी संकेतों में कोई बदलाव नहीं। एफआईएस पॉजिटिव, घरेलू फंड्स नेगेटिव है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के से कॉशियस होते हुए दिख रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा बदलाव है क्योंकि पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है, मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। आज मैं रेंज आपको दो दे रहा हूं, सपोर्ट जोन और सेलिंग जोन। उसकी वजह एक्सपायरी की वजह से, अदरवाइज तो आप मुझे पूछेंगे तो मैं आंख बंद करके कह दूंगा 12750, 12825 ये मजबूत रेंज है नीचे की। लेकिन फिर भी इसको दो टुकड़ों में बांट रहा हूं। पहला रेंज ये होगा 12825 से 12875 का निफ्टी का। इसके नीचे फिसले तो 12750, 12800 आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ये आपके लिए दो रेंज आज के लिए है जो आपको ध्यान में रखनी है सपोर्ट के लिहाज से। 12950, 13000 ये ऊपरी जोन है, और इसको पार करके टिके तो 13050, 13100 तक की जगह ऊपर जाने की बनती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी 29450, 29550 ये आज की पहली सपोर्ट रेंज है। इसके ऊपर निकले तो इसके नीचे गए तो 29075, 29275 मजबूत सपोर्ट जोन है, और वहां पर खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग भी डेफिनेटली आएगी। ऊपरी स्तरों पर 29900 से 30150 ये हाई रेंज है बैंक निफ्टी की। इसको पार करके और बढ़े, अगर संकेत बेहतर होते दिखे और आपको डाउ फ्यूचर्स एकदम घूमकर 200-300 पॉइंट ऊपर हो जाते दिखे तो 30250, 30425 ये आपका अगला टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी पर। दिन की छोटी रेंज बता दूं 12875, 12950 ये आज के दिन की छोटी रेंज होनी चाहिए आपके लिए। 12825
13,000 ये दिन की मीडियम रेंज होंगी आपके लिए, और 12,750 से 13,050 ये आज की बड़ी रेंज मानकर आप चल सकते हैं। बैंक निफ्टी 28,450, माफ कीजिएगा 29,450 और 29,900 ये आपके लिए दिन की छोटी रेंज होगी। 29,450 और 29,900। इसके नीचे 29,275, 30,150 और सबसे नीचे 29,075 से लेके 30,250 इन रेंज पर आपको रखनी है नजर बैंक निफ्टी में। ये है आपके लिए सारे लेवल्स। जी दीप। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी है आज दिन की रेंज के हिसाब से। सर पोजीशनिंग क्या बता रही है? जहां तक एफआईएस के संकेत हैं, साथ ही पीसीआर भी थोड़ा बढ़कर आया है, वहां से क्या समझना चाहिए? दीप, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 70% से 71% हुई है फ्यूचर्स में, और पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है, 1,59 से 1,67 हुआ है, थोड़ा हायर साइड पर, लेकिन ठीक है एक्सपायरी का दिन है, लेकिन फिर भी थोड़ा और बढ़ जाए तो ऊपरी स्टोन पर हल्का सा सावधान रहना है। इससे ये मतलब नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ओवर बॉट है, बस ये यहाँ से यू टर्न ही हो जाना चाहिए, लेकिन 13,000 के नजदीक अगर आप जाएंगे तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये पुट कॉल रेशियो आपको बता रहा है। विक्स 3% और कम हुआ, ये एक अच्छा संकेत है। अब आइए मैं बता दूं जिनकी तेजी की पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप स्टॉप लॉस लंबा और सेफ रखना चाहते हैं, या आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं और उसी में संतुष्ट है। कोई बात नहीं कि मेरा एक ट्रेड गलत हुआ तो हुआ, पिछले 5 दिन 7 दिन 10 दिन से मैं बीटीएसटी करके रोज पैसे बना रहा हूं, एक आध दिन तो लगेगा, कभी न कभी तो कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है। इसीलिए कल भी आपको याद होगा, बड़े दिनों बाद हमने कल इस लाइन का फिर से इस्तेमाल किया था कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और ये कहीं न कहीं काम आ जाता है। देखिए आप उम्मीद करके जाते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये कई सारी चीजें किसी के हाथ में नहीं होती। यही मार्केट की खूबी और खासियत है, और खूबसूरती भी, कि बाजार कभी भी किसी भी तरह के ऐसे मूव देता है जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो ऐसे में किसी दिन आप गलत पड़ेंगे ही, तो उसके लिए आपको पोजीशन उतनी रखनी जितनी आप संभाल सकें। तो अगर आपको एकदम कम रिस्क रखनी है तो आपका स्टॉप लॉस है 12,875, मीडियम रिस्क रखनी है 12,825, और लेकिन अगर आप एकदम बुकिश सेफ स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहते हैं कि जो वाकई में निकल के आ रहा है, वो है 12,750। अब आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्टॉप लॉस रखें। कई बार होता है कुछ लोग, जैसे अगर तेजी की पोजीशन प्रॉफिट की पोजीशन है तो बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं, भाई मेरा प्रॉफिट बन रहा है जाना नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि चलिए मैं कॉस्ट का स्टॉप लॉस रखूंगा ताकि कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं बना तो नहीं बना, नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन अगर अपसाइड बन गई तो मेरा बड़ा बनेगा। कुछ लोग एकदम वो स्टॉप लॉस रखते हैं जो चार्ट्स पर या डेटा में निकल कर आता है। तो 3 तरह हैं आपके लिए स्टॉप लॉस लगाने के, इसमें से आपको जो सूट करता है वो करें। 12,875, 12,825 और 12,750। 12,825 भी छोड़ दीजिए, 12,800 कर लीजिए। एकदम शॉर्ट टर्म 12,875, 12,800 और एकदम बुकिश स्टॉप लॉस 12,750 का। ये आ गया आपका निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन पर। बैंक निफ्टी पर सिमिलरली 29,450 छोटा स्टॉप लॉस है, डे ट्रेडर्स वहीं रख लें, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है 29,175 के नीचे। अगर आज बैंक निफ्टी बंद होता है तो ही आपको चिंता करनी है, तब तक आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। अब वो है यहाँ से दूर 500 पॉइंट, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। लेवल्स तो अगर रोज ही बैंक निफ्टी अगर 500-700 बढ़ेगा तो लेवल से दूर दूर के आएंगे, मेरे हाथ में थोड़ी है, जो दिख रहा है वही बताना पड़ेगा। शॉर्ट पोजीशन क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस कल वाला आज भी 13,000 के पार निकल कर ठीक है तो काट लीजिए, और 30,000 बैंक निफ्टी पर। जिनको छोटा रखना है दीप, वो 29,800 का भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही वाली चीज है कि आपको छोटा रखना है, और स्पेशली गैप से नीचे खुलते हैं उसके बाद आप 29,800 का स्टॉप लॉस कर लें, वो ज्यादा बढ़िया होगा। मैं अभी से करवा ही देता हूं ताकि ठीक है, ज्यादा रिस्क न रखें, इसको चेंज ही कर दीजिए। स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर 29,800 का कर लीजिए, और निफ्टी पर 13,000 के रखिए, ताकि 29, क्योंकि गैप से नीचे खुलेंगे फिर ऊपर आएंगे और कल के हाई को पार करें तो फिर क्यों स्टॉप लॉस रखना, फिर 200-300 पॉइंट भी क्यों देना। तो 29,800 का स्टॉप लॉस रखकर आप अपनी पोजीशन को, शॉर्ट पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर राय। देखते हैं किस तरह का एक्शन होगा। गैप थोड़ा गैप से तो खुलेंगे, तो सर अगर ये गैप से खुल रहे हैं तो नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह देंगे आज फिर?
जो लोग खरीदना चाहते हैं 12,750 12,825 परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको एंट्री करनी चाहिए। टुकड़ों में खरीदिए। बहुत एग्रेसिव है तो देखेंगे 12,875 पे खुलता है क्या और वहां पर खुलकर टिकता है क्या, लेकिन मेरे लिए सेफ रेंज जो खरीदारी की है वो 12,750 12,825 है। दीप वहां खरीदना चाहिए। 12,700 वेल डिफाइंड क्लियर कट स्टॉप लॉस है। 12,875 12,925 ये दो छोटे टारगेट हैं। उसके बाद 12,950 ये कल तक के हाई के टारगेट्स हैं। 12 और 13,000 13,025 ये टारगेट्स हैं जिसके लिए आपको निफ्टी में खरीदारी करनी है। तो गैप से खुलने के बाद वहां पर शॉर्ट नहीं करेंगे, खरीदारी करेंगे। अगर इस रेंज में खुलता है तो वहां पर खरीदारी करने का सोचेंगे। और दूसरा ये कि वहां पर हम शॉर्ट पोजीशन अगर किसी की है तो वहां भी काटने की सलाह देंगे। तो जितना ज्यादा गैप मिले उतना दोनों इस वक्त है ना, मैं बताऊं दोनों को प्रार्थना करनी चाहिए, तेजी करने वालों को भी और मंदी करने वालों को भी, कि जितना ज्यादा गैप मिले उतना बढ़िया। क्यों? मंदी करने वालों को इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि जितनी ज्यादा गैप से खुलेंगे उतना उनको अच्छा नीचे के लेवल पर शॉर्ट काटने का मौका मिलेगा। और तेजी करने वालों को इसलिए करनी चाहिए कि जितना ज्यादा गैप मिलेगा उतना ही तुरंत प्रभाव से खरीदारी का मौका मिलेगा। तो ये दोनों ही लिहाज से उनके लिए अच्छा है। जितना गैप में, गैप का मजा ही अलग है। गैप ज्यादा मिलता है तो ट्रेड करने का मजा अलग होता है। तो आज के मार्केट में जितना ज्यादा गैप से नीचे खुलेंगे उतना जल्दी खरीदेंगे, ये ध्यान में रखिए। अब आइए जो लोग बेचना चाहते हैं बेच दें भाई। 13,025 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। 12,875 12,825 दो टारगेट हैं। इसके नीचे हर 25 पॉइंट पर निफ्टी में मजबूत सपोर्ट है। 12,825 12,800 12,775 12,750 यहां तक के टारगेट के लिए आप चाहे तो शॉर्ट करें, लेकिन बहुत गैप से खुल गए तो फिर करना नहीं है, तो आपको बता ही चुका हूं। इसलिए मैंने सीधा रेंज नहीं दी। रेंज में एक बार ऊपर आएगा वापस 12,950 13,000 अगर घूम के तो वहां देखा जाएगा। जो नई पोजीशन आपको बैंक निफ्टी में बनानी है दीप, वो 29,075 29,275 ये परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। मैं आपको थोड़ी सी रेंज दूर की दे रहा हूं और वो इसलिए दे रहा हूं कि बैंक निफ्टी में कोई भरोसा नहीं बड़ा मुंह दे दे। वैसे तो निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत दिख रहा है, करेक्शन भी कम देना चाहिए, लेकिन फिर भी खरीदारी करने के लिए आज से ये रेंज तो परफेक्ट है, इस पे रख लीजिए। 29,000 आपका स्टॉप लॉस होगा। 29,450 550 750 और 900 ये चार टारगेट ऊपर के रखिए आप बैंक निफ्टी में अगर इस रेंज में खरीदारी करते तो। समझिए इस रेंज में खरीदारी नहीं की, जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है, खतरों के खिलाड़ी, वो एक काम और कर सकते हैं। वो 29,450 29,550 की रेंज में हाथ आजमा लेते हैं। चलो देखेंगे क्या होता है। और देखना कैसे, सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए 29,400 का। 29,400 का स्टॉप लॉस लगाकर यहीं खरीद लीजिए। तब आपके टारगेट 29,900 तक के तो हैं ही दीप। उसके बाद 30,150 30,250 30,425 ये मेरे फाइनल टारगेट निकल कर आते हैं बैंक निफ्टी के लिए। 30,150 30,250 और 30,425 इन टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में फिर खरीदारी करनी चाहिए। ये और ऊपर के टारगेट बनेंगे आपके लिए। अगर आप 29,450 29,550 की रेंज से ही बैंक निफ्टी को घूमते हुए देखते हैं तो फिर वहां पर एक्शन बनेगा। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं शुरुआती कारोबार के लिए है जिनके लिए, और 29,800 क्लियर कट वेल डिफाइंड साफ स्टॉप लॉस है। 29,550 29,450 29,275 200 और 29,075 ये फाइनल टारगेट होते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हुए यहां से, जैसे अब तो डाउ फ्यूचर्स आप देखिए बिल्कुल फ्लैट हो गया, 7 पॉइंट रह गया। अगर डाउ फ्यूचर्स में नजर रखिए, अगर डाउ शुरुआती आपका 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप वहां से संकेत लेंगे, सेकंड हाफ में या मिड सेशन से आप एक्सपायरी के लिहाज से एक्शन शुरू कर देंगे। तो ये नजर रखकर आपको ट्रेड करना है। जी दीप। बिल्कुल ना जी, तो इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए ट्रेड का। देखते हैं किस तरह से ये लेवल्स पैन आउट होते हैं। सर अब लग रहा है कि एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मंथली एक्सपायरी, क्योंकि अब 11 स्टॉक्स हैं जो बैन में आ गए हैं। आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और आइडिया, इसकी फ्रेश एंट्री हुई है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बैन से बाहर आया है और 7 स्टॉक्स बैन में बने हुए हैं। अच्छा सर, जरा एफआई डेटा के बारे में बताइए। अब रोज रोज तो सेम ही बात हो रही है, बट फिर से अच्छी खरीदारी हुई है स्पेशली कैश मार्केट्स में एफआई की तरफ से। दीप एफआईएस के डेटा की बात करें उससे पहले जो आपने कहा 11 स्टॉक बैन में, एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, ये अभी अभी दिमाग में आया है और अब मैं इस पे थोड़ा फोकस भी करूंगा, ध्यान भी रखूंगा। वो ये कि आमतौर पर मैंने देखा 10 12 13 स्टॉक से ज्यादा जब बैन में आ जाते हैं स्टॉक्स, तो उसके बाद मार्केट में हल्का फुल्का करेक्शन आता है। वो थोड़ा ओवरबोट होने के संकेत देता है मार्केट में।
आप समझे मेरी बात। तो 12-13 स्टॉक अगर आपके बैन में है, इसका मतलब ये कि लोग जरूरत से ज्यादा तेजी की पोजीशन स्टॉक्स में बना के बैठे हैं। ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है पिछली 2-3 बार का जो मैं याद कर रहा हूं। अभी तक ये याद करने के बेसिस पे बता रहा हूं, अब आगे से ट्रैक करके बताऊंगा कि वाकई में ऐसा होता है कि 10-12 स्टॉक से ज्यादा जब बैन में आ जाते हैं तो फिर बाजार किसी न किसी वजह से हल्का सा करेक्शन देके हल्का होने की कोशिश करता है, वो देखेंगे। चलिए, ये तो बैन की बात हुई। डेटा की बात अनडाउटेडली बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, कोई डाउट ही नहीं है। और बढ़िया बात दीप है कि कैश मार्केट में खरीदारी होती दिख रही है। मैं हमेशा कैश मार्केट की खरीदारी को वजन ज्यादा देता हूं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म के लिहाज से वायदा कारोबार के आंकड़े ज्यादा अहमियत वाले होते हैं। 3072 करोड़ की फिर से दमदार खरीदारी और आंकड़ा बहुत तगड़ा है। 41,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआई इस महीने में कर चुके हैं। मेरे ख्याल से अब तक के इतिहास में अभी तक का रिकॉर्ड है और हमारी रिसर्च टीम और आपको डेटा निकाल कर बताएगी। मेरे ख्याल से ये अब तक के इतिहास का, भारतीय बाजारों के इतिहास का सबसे बढ़िया महीना साबित होने जा रहा है एफआई के इन्फ्लोज के हिसाब से। इतना एक महीने में एक ही साथ इतना पैसा कभी भारतीय बाजारों में आया नहीं। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा दमदार एक्शन उनकी तरफ से। 450 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने खरीदे, 300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। घरेलू फंड अपनी तरफ से एफआई की भूख शांत करने के लिए पूरी तरह से सप्लाई को देने की कोशिश कर रहे हैं। 2800 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है, ये भी अच्छा है। जब एफआई दे रहे हैं तो दे दीजिए सप्लाई, कोई बात नहीं। अगर भगवान न करे बाजार नीचे आया तो घरेलू फंड खरीदने के लिए भी तैयार होंगे। तो दोनों ही तरफ से ये ठीक है। तो ये आपके लिए डेटा है एफआई और घरेलू फंड के। जी दीप। बिल्कुल, तो लग रहा है कि एकदम दमदार एफआई एक्शन है वो भरपूर बना रहेगा। सर, एक्सपायरी है तो वायदा कारोबार से क्या संकेत ले रहे हैं? 12,900 दीप आपके लिए निर्णायक लेवल है। इनफैक्ट 12,875। वो इसलिए दीप कि देखिए इस लेवल पर पुट में है 31 लाख शेयर और कॉल्स में है 25 लाख शेयर। अब जो 25 लाख शेयर है कॉल्स में, उसके सामने 21 लाख शेयर पुट में कल ही जुड़े हैं। तो ये कल के ये नए खिलाड़ी हैं तेजी की पोजीशन बनाने वाले। और जैसे अगर आज 12,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है निफ्टी, तो ये कमजोर लॉन्ग से जो कल बने हैं तो ये थोड़े से दबाव में आएंगे। और ये दबाव में तब आएंगे जब 12,875 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे। तो जब तक 12,875 12,900 निफ्टी मैनेज कर रहा है, मैं सारे स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं, फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, तब तक ठीक है। लेकिन इसके नीचे समस्या शुरू होती है। तो इसके नीचे जो समस्या शुरू होती है उस पर आपको फोकस करना है। 12,875 12,900 अगर यहाँ इसके नीचे टिके तो 12,825 से 12,750 की रेंज में कहीं न कहीं वहां तक पहुंचेंगे और वहां सपोर्ट लेंगे। अगर 12,875 के नीचे ही खुले तो फिर एक बार 12,750 12,825 की रेंज में आना तय है। क्योंकि ये 21 लाख शेयरों की जो पुट में पोजीशन कल बनी है, ये रिस्क पर जरूर रहेंगे। ये आपके लिए संकेत है नीचे की तरफ। ऊपर 13,000 पार करना मुश्किल है क्योंकि 13,000 के कॉल ऑप्शन पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35 लाख शेयरों का है। तो यहां पर रिस्क है ही। दूसरी तरफ 12,800 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 38 लाख शेयरों का। तो बड़ी रेंज 12,800 13,000 की हो गई। बीचों बीच में 12,875 12,900 आपके लिए निर्णायक लेवल के तौर पर हो गया है। वैसे भी 12,900 तक ऑलरेडी 43 लाख शेयर शॉर्ट हैं कॉल राइटर्स, तो इनके लिए तो लॉटरी है। आज नीचे काटने का मौका मिलेगा और ये जरूर काटने के लिए आएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 29,500 को एक तरह से आप निर्णायक लेवल मान लीजिए, जहां 5-5 लाख शेयरों का पुट और कॉल में ओपन इंटरेस्ट छोटा है। नीचे की तरफ 29,000 मजबूत सपोर्ट है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में, ऊपर 30,000 रुकावट का लेवल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, दोनों ही 8-8 लाख शेयरों का। तो बैंक निफ्टी के डेटा कम है, निफ्टी के ज्यादा है, लेकिन रेंज साफ है। निफ्टी की रेंज 12,800 13,000 है, 12,900 बीचों बीच। बैंक निफ्टी की 29,000 30,000 है, 29,500 बीचों बीच। जी दीप। बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग डे होगा। वीकली एक्सपायरी का भी समय है, तो देखते हैं आज कैसा एक्शन रहेगा। आइए आपको बता दें कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है, कुशल, साथ ही वरुण और आशीष भी। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोन मोरेटोरियम को लेकर सुनवाई होनी है, उस पर आज आपको फोकस रखना होगा। आज के लिए ये सुनवाई टल गई थी, कल ये हुई थी, पर आज जो है यहाँ पर हो सकता है कि फैसला आता हुआ नजर आए। साथ ही असाई सॉन्गवॉन कलर्स यहाँ पर फोकस रखिए, क्योंकि जो बाईबैक इन्होंने अनाउंस किया था उसकी आज एक्स डेट है और राइट्स इशू पर भी शॉपर स्टॉप की आज के दिन में एक्स डेट होती हुई दिखेगी। साथ ही पेज इंडस्ट्रीज और कोल इंडिया, इन्होंने 100 रुपये प्रति शेयर और 7.5 रुपये
प्रति शेयर का जो डिविडेंड का ऐलान किया था, ये स्टॉक भी जो है आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए नजर आएंगे आपको। हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स जो है इनके जो त्योहारी सीजन के आए हैं वो काफ़ी शानदार आए हैं। इनफैक्ट 14 लाख मोटरसाइकिल्स और स्कूटर ये कुल मिलाकर बेचने में सफल रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल के कंपैरिजन करें अगर तो ये 98% जो त्योहारी सीजन में जो पिछले साल बिक्री हुई थी उसके 98% पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। और साथ ही कंपनी का जो अक्टूबर महीने में मार्केट शेयर है वो भी 5% बढ़ता हुआ नजर आया है और कंपनी की जो इन्वेंट्रीज है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर जो है पिछले साल के लेवल्स पर जाती हुई दिखी है। फाइजर इंडिया यहाँ पर सेंटिमेंटली इनके लिए पॉजिटिव है क्योंकि पेरेंट कंपनी जो है उन्होंने कोरोना वैक्सीन फेज 3 ट्रायल्स जो है पूरे कर लिए हैं। इनफैक्ट जो फाइनल ट्रायल में वैक्सीन है जो उसकी जो वैल्यू है अब वो 95% पर इफेक्टिव है। तो कहीं ना कहीं ये एक सेंटिमेंटली काफ़ी पॉजिटिव खबर है क्योंकि इसके इस्तेमाल के लिए उन्होंने FDA से अनुमति मांगे आगे आने वाले समय में मांगेगी। तो देखना होगा कि यहाँ पर किस आपका आगे आपको देखने को मिलता है रुझान। साथ ही BPCL यहाँ पर जो है दीपम सेक्रेटरी ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि BPCL विनिवेश में सरकारी कंपनियां जो है बोली नहीं लगाएंगी और स्ट्रेटेजी विनिवेश में सिर्फ निजी कंपनियों से ही बोलियां मंगवाई गई थी। तो यहाँ पर फोकस रखिए। और TCS और विप्रो इन दोनों काउंटर पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंपनी ने 28 नवंबर जो है बाईबैक की रिकॉर्ड डेट तय की है। आपको याद होगा बाईबैक साइज जो है 16,000 करोड़ का था और जो प्राइस है वो 3,000 रुपये प्रति शेयर पर ऐलान किए गए थे। और विप्रो में 11 दिसंबर की डेट जो है रिकॉर्ड डेट फाइनल की गई है बाईबैक को लेकर। बाईबैक साइज 9500 करोड़ का था और प्राइस जो है 400 रुपये प्रति शेयर पर तय किया गया था। एविएशन के डेटा आए हैं। DGCA ने जो अक्टूबर महीने के डेटा घोषित किए हैं उसमें कुल जो एयर ट्रैफिक है डोमेस्टिक पैसेंजर वो 57.2% घटकर 52 लाख से ये सालाना आधार का फिगर है, पर मंथ ऑन मंथ आधार पर करीब 34% की बढ़त हमें देखने को मिली है। और इंडिगो का मार्केट शेयर देखें तो 57.5% से घटकर 55.5% हुआ है और साथ ही जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वो 65.4% से बढ़कर 68.2% पर जाता दिखा है। और स्पाइस जेट का जो मार्केट शेयर है वो 13.4% पर बिना बदलाव के है। इनफैक्ट स्पाइस जेट के लिए काफ़ी एक और पॉजिटिव खबर भी है जिसमें US की जो FAA है जो एयरपोर्ट एविएशन अथॉरिटी है उन्होंने बोइंग 737 मैक्स विमानों पर जो लगाया गया बैन था 20 महीने पहले से जो बैन लगाया गया था वो अब फाइनली हटा दिया है। तो इसका मतलब जो इनके 737 मैक्स एयरप्लेन्स हैं वो फिर से जो है ये ऑपरेशंस में ला सकेंगे। तो ये इनके लिए काफ़ी बेहतरीन खबर है और शायद इसी वजह से कल हमें 12% का अपटिक जो है स्पाइस जेट में देखने को मिला था। बिल्कुल, तो स्पाइस जेट एविएशन स्टॉक्स एक बार फिर से फोकस में आएंगे। कई सारे और स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिखेंगे। वरुण से भी जान लेते हैं कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए सबसे पहले तो टाटा स्टील को अपने रडार पर रखें क्योंकि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स जो है उसमें टाटा स्टील हिस्सा बेचने वाला है। दरअसल मिनिमम शेयर होल्डिंग को कंप्लाई करने के लिए ये करीब 4,50,000 शेयर जो है वो बेचने वाले हैं। तो टाटा स्टील और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स दोनों को अपने रडार पर रखें। लक्ष्मी विलास बैंक कल का सबसे चर्चित स्टॉक। यहाँ पे शेयर धारकों ने इक्विटी कैपिटल राइट ऑफ करने का जो फैसला है कंपनी का उसकी फिर से समीक्षा की मांग कर दी है। नेस्ले PLI स्कीम के अंतर्गत देश में ये फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कंपनी विचार कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नेस्ले के लिए। M&M कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि अगले 5 से 7 साल में इस ग्रुप की 10 कंपनियां जो है वो लिस्ट हो सकती है और इन 10 कंपनियों की जो टोटल आय है वो करीब 10,000 करोड़ के आसपास है। तो इसके लिए कल M&M चला भी था, आपको याद होगा, और अब ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, यहाँ पे प्रमोटर्स ने 17 और 18 नवंबर को खरीदारी की है। करीब 12 करोड़ 26 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं। और एक बड़ी डील हुई है लक्ष्मी विलास बैंक में ये हुई है। कल केपरी ग्लोबल ने करीब 20,50,000 शेयर जो है 12 रुपये 40 पैसे के भाव पे बेच दिए हैं। बिल्कुल, बेचे तो हैं लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर्स, ये तो ऑब्वियस ही था, पर किसने खरीदे हैं ये इंटरेस्टिंग होगा जानना कि इन लेवल्स पर जब वैल्यू जीरो होने वाली है तो कौन खरीद रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। आइए देख लेते हैं ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। विप्रो के एनालिस्ट मीट के बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। जेफरीज की रिपोर्ट में देख रहा हूँ अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया। 310 का लक्ष्य दिया है, 345 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। लेकिन कमेंट्री अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सपोर्टिव नजर आ रही है। हालांकि एक पॉइंट उन्होंने हाईलाइट करके कहा है कि कंपनी की जो है स्ट्रैटेजी तो बेहतर है
लेकिन एग्जीक्यूशन जो है थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसके चलते स्टॉक पर ज्यादा बुलिश नहीं है। जेपी मॉर्गन देखिए, इन्होंने भी अंडरबिट की रेटिंग को बरकरार रखा है 270 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि नई सीईओ के अंडर जो है कंपनी में कुछ अहम बदलाव होंगे, जिसके चलते थोड़े से पॉजिटिव ये नजर आ रहे हैं। और मैक्वायरी देखिए, ये एकमात्र ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने मौजूदा लक्ष्य से ऊपर का जो है मौजूदा भाव से ऊपर का लक्ष्य दिया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 416 के लक्ष्य के लिए, और जैसा कि मैंने बताया 346 जो है कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा डाबर यहाँ पर भी फोकस रखिएगा। सीएलएससी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 620 रुपए के लक्ष्य के लिए। 505 जो है कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि अच्छी ग्रोथ मोमेंटम बिक्री में देखने को मिला है और आगे जाकर भी सुधार देखने को मिलेगा। भारत फोर्ज सीएलएससी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 580 रुपए के लक्ष्य के लिए। लगभग 500 रुपए की कल की क्लोजिंग है। एक साइक्लिकल रिकवरी देखने को मिल सकती है। घरेलू बाजार में भी प्रदर्शन बढ़िया रहा है और आगे जाके एक्सपोर्ट्स मार्केट से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। आखिरी रिपोर्ट है, सीएलएससी की रिपोर्ट है एशियन पेंट्स पर, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 2285 रुपए के लक्ष्य के लिए। 2194 जो है कल की क्लोजिंग है। मान रहे हैं कि जो है Q2 के बाद से एक डिमांड में रिकवरी देखने को मिल रही है अक्रॉस द सेगमेंट्स, और खास बात यह है कि कंपनी जो है कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में विस्तार करने जा रही है, जिसको लेकर भी ब्रोकरेज हाउस बुलिश है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स है दीपांशु, जहां पर फोकस रखना होगा। ओके, तो ये हैं तमाम रिपोर्ट जिन पर एक्शन आज देखने को मिलेगा। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, बिगुल। गुड मॉर्निंग वागले साहब, करिए शुभ शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मैं बाय करूंगा क्योंकि ये ओपन होगा तो ये सपोर्ट लेवल से आपने भी उसके आसपास ही सपोर्ट लेवल दिए थोड़े से नीचे, तो इतने गैप से खुलता है तो बेचने का अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। मैं गुजरात गैस को बाय करूंगा। 325 का बंद है, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस है, आपको 1% आधा परसेंट के नीचे मिलेगा तो ये बेटर होगा। 316 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 342 तक के टारगेट्स मैं आज और कल में देख रहा हूं। ओके, 316 के स्टॉप लॉस से खरीदने गुजरात गैस, 342 के टारगेट के लिए। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपका क्या इरादा है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए क्या है कि ये जो निफ्टी में तेजी बन रही है, इसमें काफी लोगों को एक एफओएमओ यानी कि फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग आ रही है, यानी कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो उनको काफी दुख हो रहा है। अनिल जी बिल्कुल वैसे ही कुछ एक शेयर्स भी हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और अब उनको दुख होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही स्टॉक अनिल जी हमारे रडार पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज, जिसको ये फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट है और कल इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ अनिल जी दिखाई पड़ा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट पर बनाए, तो इस स्टॉक पर खरीदारी की राय है। 105 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें, 120 122 के टारगेट के लिए रेन इंडस्ट्रीज में हमारी खरीदारी की राय। ओके, बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी पहले तो एक छोटी सी चीज है अनिल जी, देखिए आज गुरुवार है और अब अनिल जी मस्ती की पाठशाला का माहौल बन रहा है। तो कल अनिल जी चलते चलते आपने एक पिक्चर का नाम लिया था जिसमें मिथुन चक्रवर्ती जो थे अनिल जी नेगेटिव रोल में आपने हाईलाइट किया था। तो अनिल जी मूवी तो काफी हिट थी, काफी दिमाग पे जोर डाला। तो मूवी का नाम तो अनिल जी ध्यान आया मेरे को, मूवी थी प्रेम प्रतिज्ञा। तो अनिल जी वो गाना याद नहीं आया अनिल जी, उसका गाना कौन सा था जो काफी हिट था। हालांकि मेरे पास अनिल जी ऑप्शन थी गूगल करके गाना ढूंढ लूं, बट मैंने सोचा अनिल जी आपसे ऑन एयर ही पूछूंगा कि गाना कौन सा था अनिल जी जो उसका काफी हिट हुआ था। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया किया आपने कि ये गूगल नहीं किया और अपने दिमाग पर जोर डाल के आपको जैसे एक दिन में पिक्चर का नाम पता चल गया, संडे तक आपको गाना भी याद आ जाएगा। कोशिश करते रहे, मेरे तो के लिए क्या है, मैं तो इजीली बता दूंगा, लेकिन आपके दिमाग के एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी है कि आप कोशिश करते रहे। संडे तक डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है बंसल जी आपको याद आ जाएगा। अभी बताइए जो एक्सरसाइज आपने कल शाम को की दिमाग की, उससे कौन सी पिक निकल कर आई है वो बताइए। अनिल जी देखिए पिक तो मेरा भी रेन इंडस्ट्रीज है और रेन इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है। 104 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, 125 का टारगेट है। और अनिल जी कल टूवर्ड्स क्लोजिंग भी मैं और कुणाल जी इसी स्टॉक को लेकर चर्चा कर रहे थे और हमारा तो विचार बन रहा था कि इसका एक आपका बर्थडे बना के मंथली वाला उसमें गिफ्ट में दिया जाए। फिर हमने दिया नहीं कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जहां आपका नाम जुड़ता है। बट मेरी पिक भी रेन इंडस्ट्रीज है।
काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बहुत डेली और वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है। 104 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 125 का है और अल्टीमेटली यहाँ पर 138 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। ओके किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर खरीदारी करेंगे या फिर थोड़ा इंतजार, बाय सेल नोटा? अनिल जी खरीदारी करेंगे और कैश सेक्टर का एक स्टॉक है मार्क्संस फार्मा। इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, दो तरीके के, एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है। इसकी वजह से मैं इधर थोड़ा सा एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा। 5680 का क्लोज है, मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा नीचे आता है तो उधर बाय करना चाहिए। 55-54 के लेवल्स आते हैं तो 51 का मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। 2 से 3 दिन के लिए टारगेट रहेंगे 64, 50, 67 के पर। अगर 2 महीने का वक्त देते हैं तो मुझे लगता है 95 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। बिल्कुल, और मालामाल वीकली के पहले ये एपिसोड में हमने इसको 14-15 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था, मुझे याद है। ये स्टॉक वहाँ से बहुत ही बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आया। मेरे ख्याल से साल 1.5 साल में 2 साल में 15 रुपए वाला 55-60 रुपए तक पहुँच गया है। अच्छा एक्शन हुआ, और जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इन्होंने कारोबार बढ़ाया था वो ट्रिगर था कि जिसकी वजह से 2 साल में इसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ आएगी, और वो ग्रोथ आपको भाव में भी दिख रही है। आइए स्वागत करते हैं, हमारे 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, राजेश पालवे साहब और सेठी साहब भी। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, पहले बताएं आपकी पिक सर, आज पिक या पिक्स जो भी है बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, जो बाजार है वहां पे आज तो एक गिरावट के साथ खुलने के आसार नजर आ रहे हैं, और वो देखिए जिस तरह से यूएस में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, वहां पे हमने कल देर रात एक अच्छी खासी करेक्शन, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी। फिर हमारे यहाँ पे भी दिल्ली और राजस्थान में भी केसेस बढ़ रहे हैं, बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है ये जो करेक्शन आज खुलते बाजार में रहेगी वो एक खरीदारी करने का ही मौका होगा। जिस तरह से एफआईआईज की जबरदस्त बाइंग चल रही है, मुझे लगता है बाजार बहुत ज्यादा कोई गिरावट के आसार नजर नहीं आते, और ये जो गिरावट आएगी आज जो खुलते में, वो एक खरीदारी करने का ही मौका होना चाहिए। और आज के लिए जो मेरी पिक ऑफ द डे है अनिल जी, वो एक मेटल स्टॉक है। स्टॉक का नाम है वेदांता। जिस तरह की खबरें चल रही हैं स्टॉक, एक तो देखिए मेटल स्पेस में बहुत अच्छी शानदार तेजी बनी है बाजार में पिछले कुछ दिनों में। आप देखिए हिंडाल्को है, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सब में एक शानदार तेजी बनी है। उस कंपैरिजन में इस स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो एक तो वो जो फंडामेंटल जो एक तेजी का कारण है वो तो है ही है। उसके अलावा भी मुझे लगता है जिस तरह से खबरें चल रही है कि इनकी डीलिस्टिंग का प्रोसेस फेल होने के बाद हो सकता है कंपनी एक बायबैक का ऑफर लेके आए, तो वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। तो मुझे लगता है अगर ये स्टॉक कल के लेवल्स पे या गिरावट के साथ मिलता है तो और सोने पे सुहागा होगा। इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह, और मुझे इसमें अगर आज बाजार में रिकवरी आती है तो 115 तक के मेरे टारगेट रहेंगे इस स्टॉक में। इसके अलावा 2-3 स्टॉक और है जो कि आज की शुरुआती गिरावट में बिल्कुल खरीदे जाने चाहिए। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा कमिंस का। कल एक शानदार स्ट्रेंथ इस स्टॉक में देखी गई, 497 के आसपास बंद हुआ है। इस स्टॉक में भी बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। तीसरा मेरा थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर की तरफ झुकाव है। मुझे लगता है फार्मा, जिस सेक्टर ने पिछले 3-4 दिनों में पार्टिसिपेट नहीं किया बाजार की तेजी में, मुझे लगता है वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। और अगर आपको प्रॉफिट्स बुक करना है तो बैंक्स और एनबीएफसीज में आज प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। और फार्मा स्पेस से मैंने आज डॉक्टर रेड्डी को पिक किया है। स्टॉक अपने हाइट से या पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट के साथ अब 4700 के आसपास के लेवल्स पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी खरीदारी करनी चाहिए। एक तो जो वैक्सीन को लेके भी जो खबरें चल रही है दुनिया भर में, फाइजर है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, मुझे लगता है स्पुतनिक है, तो उन सब का एक जो पॉजिटिव ट्रिगर है डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक में, भारतीय फार्मा कंपनी में देखने को मिल सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी करने की सलाह है। और फाइनली हीरो मोटोकॉर्प के जबरदस्त नंबर्स आए हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, अभी 2980 के आसपास अवेलेबल है। ये दोनों स्टॉक्स मैंने कई बार एक सही समय पर रिकमेंड करा है और अच्छे टारगेट्स दिए, और वो टारगेट्स भी मीट हुए हैं। मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प पे भी अब खरीदारी करने का वक्त है। इस स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह। बिल्कुल, तो ये 4 स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय है सेठी साहब की तरफ से। उनमें से सबसे बेस्ट पिक है वेदांता, जहां 115 के टारगेट रखे हैं। वेदांता के लिए आपको धन्यवाद। मैंने भी 115 रुपए के टारगेट दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग पर दिया था सेठी साहब, ट्रेडिंग पिक के तौर पर टाटा मोटर्स और वेदांता। टाटा मोटर्स तो अपने टारगेट कल हासिल कर चुका है, आज अगर वेदांता भी कर लेता तो उसके लिए आपको पूरा दिल से धन्यवाद। पहले अभी भी दिया जा रहा है और बाद में और ज्यादा दिया जाएगा, डबल, पहले भी और बाद में भी। इसके अलावा क्यूमिंस खरीदे, डॉक्टर रेड्डीज खरीदे, हीरो मोटोकॉर्प खरीदे, सारे दिग्गज स्टॉक्स में खरीदारी की राय है सेठी साहब की तरफ से। पालविया साहब भी हमारे साथ हैं। पालविया साहब नमस्कार, बताएं सर आप क्या खरीदना या बेचना चाहेंगे आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु।
अनिल जी, खरीदना तो चाहेंगे बिल्कुल, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल तेजी का ही है और मार्केट में हमें लगता है कि यहाँ से तेजी और कंटिन्यू रहेगी। तो आज भी हम खरीद के ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे और जो स्टॉक, हम पहला स्टॉक में 2 पिक देना चाहूंगा। तो पहला स्टॉक रहेगा वो LIC हाउसिंग फाइनेंस का रहेगा। स्टॉक में देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक करीब 10 से 12 वीक का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक कल बैन पीरियड से भी बाहर आ चुका है और जिस तरीके से कल थ्रू आउट द डे इसमें बाइंग एक्शन देखने को मिली है, ये स्टॉक में मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में आते हुए दिखना चाहिए। 345 तक के टारगेट मुझे लगता है आज के सेशन में आते हुए दिखना चाहिए। 331 के आसपास क्लोज हुआ है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 326 का हम, और इंट्राडे टारगेट होंगे 345 के। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में कल के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब रीगेन करके स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जिस तरीके का ब्रेकआउट इसमें डेली और वीकली चार्ट पे हुआ है, हमें लगता है बाटा इंडिया को भी यहां से बाय करना चाहिए। 1430 के आसपास बंद हुआ है, इसमें 1410 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट जो लगते हैं ड्यूरिंग द डे लगते हैं 1470 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो बाटा इंडिया और LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये 2 स्टॉक बाय करके हम ट्रेड करेंगे। बिल्कुल, तो LIC हाउसिंग और बाटा इंडिया 2 स्टॉक खरीदारी करें। LIC हाउसिंग आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर भी निकल गया। कल क्लोजिंग में आपको आशीष ने बताया था बैन से बाहर निकलने की तैयारी है और ये पक्के तौर पर निकल जाएगा, निकल भी गया है और आज फिर से एक्शन दिखने की भी तैयारी। लेकिन 4 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन में अपना पदार्पण कर चुके हैं। RBL, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, 3 बैंक ऐसे हैं मिड कैप बैंक जो बैन में आ चुके हैं। इसके अलावा आइडिया फिर से बैन में आ चुका। तो ये 4 स्टॉक्स की आज में बैन में एंट्री हुई है। 7 स्टॉक्स पहले से हैं ही, 7 और 4 11 स्टॉक आज बैन में हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स पर लेते हैं राय। सेठी साहब दोनों ही बताइए, TCS और विप्रो बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट आ गई है। 28 तारीख की डेट है TCS के लिए और विप्रो की है 11 दिसंबर। दोनों में क्या अब रिकॉर्ड डेट चूंकि सामने है तो क्या खरीदारी करके बायबैक में टेंडर किया जाए, ये सलाह देंगे आप, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अनिल जी, जो बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, तो इसलिए आज से कि आप आज खरीद के टेंडर करें, वो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक वाइज चीज होगी। बट जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है उनको बिल्कुल बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और बायबैक चूंकि करंट मार्केट प्राइस से प्रीमियम में है, तो जो भी क्वांटिटी बायबैक पे एक्सेप्ट होने के आसार है उतनी क्वांटिटी को फिर बाजार से खरीदा भी जा सकता है। बट ओवरऑल इन स्टॉक्स को एक मीडियम से लंबी अवधि के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखना चाहिए। तो बायबैक में जो पार्टिसिपेट करना वो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी होगी, ओनली फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच यू थिंक वुड बी एक्सेप्टेड। तो उतने आप टेंडर करके उतने स्टॉक्स मार्केट में जो अभी डिस्काउंट पे है, बायबैक चूंकि प्रीमियम पे है, तो इन लेवल्स पे उतने स्टॉक्स को बिल्कुल खरीद लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राइट TCS पर और विप्रो पर आती हुई। किरण जी, स्पाइस जेट, इसके चार्ट देखिए। 2 वजह से कह रहा हूं, एक तो एविएशन के पैसेंजर्स के अक्टूबर महीने के आंकड़े आए हैं, उसमें स्पाइस जेट ने अपना लोड फैक्टर थोड़ा सा बढ़ाया है और अपना मार्केट शेयर मेंटेन रखा है। तो दोनों तरह से ठीक है स्पाइस जेट के लिए आंकड़े। और दूसरी एक अच्छी खबर ये है कि अमेरिका की जो अथॉरिटी है उन्होंने 20 महीनों से बैन लगाया था 737 मैक्स, ये विमान जो है 737 मैक्स विमान, इन पर बैन लगाया था। सुरक्षा कारणों की वजह से सभी देशों में इन विमानों पर बैन लगा था। अब ये बैन हट गया है और स्पाइस जेट के पास ये 13 विमान है, 13 बोइंग विमान है, 737 बोइंग 737, अब ये उड़ा पाएंगे। ये भी एक अच्छी खबर है इनके लिए। अब बताइए, क्या स्पाइस जेट में कल की तेजी के बाद और तेजी बन सकती है या आज गैप से खुले खबर आ गई तो प्रॉफिट बुक करें, क्या करना चाहिए? नहीं, प्रॉफिट नहीं बुक करने चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा रिट्रेसमेंट में और बाय करने की सलाह होगी, क्योंकि 57 पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिखा है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स एनर्जी। तो मेरा मानना है कि अगर 63 से लेके 60 के आसपास मिलता है तो वापस एक बार ऐड करने की सलाह होगी। आपका स्टॉप लॉस 55 का रहेगा और ये पोजिशनली रखना चाहिए महीने 2 महीने के लिए। मुझे लगता है कि 85 से 90 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए स्टॉक में। ओके, तो ये राय है आपके लिए TCS, सॉरी माफ कीजिएगा, स्पाइस जेट पर आती हुई। फाइजर, एस्ट्राजेनेका, इन तमाम कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहता हूं सेठी साहब। फाइजर ने कह दिया कि हम तो अभी 95% पर पहुंच चुके हैं ये इसमें सक्सेस रेशियो में, मतलब यानी कि मॉडर्ना से भी आधा % और ज्यादा। तो क्या
खरीदारी करने का इरादा रखते हैं आप फाइजर एस्ट्राजेनेका इन कंपनी में? बिल्कुल अनिल जी, देखिए मैं तो ऐसे भी कल दोपहर को भी मैंने एक फार्मा स्टॉक ही रेकमेंड करा था, तो मुझे लगता है अब जो जितनी बड़ी तेजी हमने बाकी सेक्टर्स में देखी है और फार्मा ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मुझे लगता है फार्मा सेक्टर शुड बी इन फोकस। और बाकी फाइजर ने जो अनाउंसमेंट करा है डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है और उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आज इस स्टॉक में बिल्कुल दिखना चाहिए। तो उस लिहाज से भी, और चूंकि स्टॉक कल भी 1% के करीब कमजोर था, मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और आज आज कमाल कर सकता है स्टॉक, और हो सकता है कि गैप अप भी ओपनिंग हो तो खरीदारी करने के बहुत अच्छे आपको मौके नहीं मिलेंगे। ओके, गैप से ही ऊपर खुलेगा तो फिर खरीदारी करना मुश्किल हो जाएगा, ये बात सही है। एक छोटा स्टॉक है कुणाल जी, और उसके चार्ट देखिए, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज। यहाँ पर प्रमोटर्स ने 17 और 18 नवंबर को लगभग 12 करोड़ 26 लाख शेयरों की खरीदारी की है। बड़ी खरीदारी की उनकी आती हुई दिखी है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री में। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अनिल जी देखिए, चार्ट पर बेस बिल्डिंग के स्पष्ट संकेत हैं। पिछले कई दिनों से मैं इस चार्ट को देख रहा हूं अनिल जी, और इसमें मैंने देखा है कि बहुत बड़ा वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों में हुआ, और कल के ट्रेड में हमने एक ब्रेकआउट भी आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि ग्रीन प्लाई में आपको एक रैली बनते हुए दिखेगी, और बहुत मुमकिन है कि ये स्टॉक 125-130 के स्तर दिखा दे। अभी 103 के आसपास चल रहा है, तो यहां से काफी बड़ा एक अपसाइड बन सकता है। मेरी राय में खरीद करके चलें, एक स्टॉप लॉस रखें 99 के आसपास, और ऊपर जो पहला टारगेट होगा वो 120 के आसपास होना चाहिए। ओके, 120 तक के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी। स्टॉप लॉस छोटा सा लगाना है, 99 के फेयर में पड़े ना, बस वहां स्टॉप लॉस लगा लीजिए। महिंद्रा कल का स्टार परफॉर्मर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये स्टॉक काफी जबरदस्त एक्शन में रहा। विकास जी, क्या अब भी मौके हैं खरीदारी करने के? लेकिन अब क्या खबरें सब जगह बाहर आ गई है कि एक तो ये कि इनकी लॉस मेकिंग यूनिट्स जो भी ये कारोबार है उन्हें बेच सकते हैं, दूसरा ये कि ग्रुप कंपनी को लिस्ट करवा सकते हैं। लंबा प्रोसेस है, 5-7 साल का, लेकिन स्टॉक ने 5-7 घंटे में बड़ा एक्शन दिखा दिया। अब क्या करें 705 पर? देखिए अनिल जी, बहुत ही शानदार तेजी इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में देखी है, और पिछले आप 3-4 महीने देखेंगे तो बहुत ही एक अच्छा रनअप इस स्टॉक में आया है, इन लाइन विद अदर कंपनीज विद इन द ऑटो सेक्टर। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जिनका शॉर्ट टर्म का नजरिया, उनको तो एक बार रुकने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है थोड़ी गिरावट का या थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए स्टॉक को। बाकी अगर आपका 6-9 महीने का व्यू है तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से और भी ऊंचे स्तर बिल्कुल देख सकता है। तो गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी, अभी वेट करना चाहिए। ओके, तो वैसे पॉजिटिव व्यू है, फिलहाल वेट करें क्योंकि ऑलरेडी बढ़िया तेजी आ गई है, बट एक्शन भरपूर बना रहेगा जहां तक M&M का सवाल है। नजर रखते हैं इस स्टॉक पर। कुणाल जी, नेस्ले के चार्ट देखकर जरा बताइए क्या एक्शन बन रहा है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में FMCG में थोड़ा थोड़ा एक्शन आया, बट ज्यादा बड़ी मूव नहीं आई है। नेस्ले PLI स्कीम का फायदा उठाएगी और फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगी, जहां तक भारत से प्रोडक्शन का सवाल है। नेस्ले की चार्ट क्या बता रही है सर? देखिए दीपांशु, अभी कोई बहुत बड़ा ऐसा मोमेंटम चार्ट पर दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि कल भी हमने देखा था कि निचले स्तरों से अच्छी शानदार रिकवरी आई थी नेस्ले में, लेकिन अभी किसी तरह का ब्रेकआउट नहीं है, उस तरह का मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक होल्ड है नेस्ले, जिनके पास है निश्चिंत होकर के बने रहना चाहिए, लेकिन नई खरीदारी करें जब 17,500 का स्तर टूट जाए। अभी ये 17,000 के आसपास चल रहा है, तो और यहां से 500 रुपए की तेजी बन जाए, ब्रेकआउट आए, तब फिर इसमें नई खरीदारी की राय देंगे। ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, पर कल हमने देखा कि रिकवर होकर डेज हाई के करीब नेस्ले का स्टॉक बंद हुआ। देखते हैं आज एक्शन आता है इस पर या नहीं।